सो हम बात करेंगे आज एक्टिव डायरेक्टरी की, ठीक है। एडीडीएस जिसको आप बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं एडीडीएस, ठीक है। एडीडीएस क्या लिखेंगे, एडीडीएस, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जो इसकी फुल फॉर्म है। आई थिंक आप लोगों ने काफी सुना होगा, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में आई थिंक आप लोगों ने शायद काम भी किया हो थोड़ा बहुत, ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी आपने? हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो अब देखो एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं आप थोड़ा पीछे जाऊं, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा पीछे से, 2000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपके विंडोज सर्वर के एडिशंस की, तो हमारा जो पहला एडिशन आया था वो आया था विंडोज एनटी, राइट। मैंने आपको बताया था 4.0 सर्वर, ये आपका पहला सर्वर था, ठीक है, आपके माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर एडिशन में आया था। अब ये जो सर्वर है आपका, ये सर्वर इसमें एडी नहीं थी इस टाइम पर, ठीक है। ये पहला सर्वर था माइक्रोसॉफ्ट का जिसमें उसने एडी इंस्टॉल नहीं किया, एडी लॉन्च नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम वर्क ग्रुप में ही काम करते थे, ठीक है। यहाँ पे आपका डीएनएस वाला कंसेप्ट भी नहीं था, यहाँ पे आपकी होस्ट फाइल चलती थी, ठीक है, और विंस का यूज होता था यहाँ पे आपका डीएनएस वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका एडिशन आया वो आया विंडोज 2000 सर्वर, यहाँ से एडी स्टार्ट हुई थी। जो एडी का कंसेप्ट शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ, विंडोज सर्वर 2000 से, ठीक है। विंडोज सर्वर 2000 से आपका एडी का कंसेप्ट शुरू हुआ। एंड देन अब देखो मैं आपको एक चीज बताया था उसके अंदर, जो आपका विंडोज एनटी था मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नो एडी, ठीक है। आपकी एडी कहां से शुरू हुई, विंडोज सर्वर 2000, विंडोज सर्वर 2000 से, ठीक है। जो फर्स्ट एडी इंट्रोड्यूस हुई थी उसका नाम क्या था, एडीएस। हम क्या क्या बोलते थे इसको, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, एडीएस। तो पहले क्या नाम था आपका एडी का, एडीएस, जो आपकी स्टार्ट हुई विंडोज सर्वर 2003 से, 2000 से, ठीक है। जो एडीएस नाम कंटिन्यू हुआ वो कहां तक हुआ, विंडोज 2003 तक हुआ, सर्वर तक। उसके बाद जो आपका 2008 सर्वर आ गया, विंडोज 2008 सर्वर जब आया, ठीक है। इसमें आपके दो वेरिएंट आए थे, R1 और R2, आपने सुना होगा R1 एंड R2 के बारे में, ठीक है। रिलीज 1 रिलीज 2 बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यहाँ पे, अच्छा फिर रिलीज 1 रिलीज 2 जो आए थे, ये आए थे कुछ बिट्स में। जैसे अब यहाँ से आपका ना 64 बिट एडिशन शुरू हुआ था, तो रिलीज 1 आपका था दो एडिशन में, 32 एंड 64 बिट्स, ये दोनों में था। बट जो आपका R2 आया था रिलीज 2, ये आपका था ओनली 64 बिट एडिशन, 64 बिट्स पे डेटा जाता था इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से आपका शुरू हुआ था एडीएस का कंसेप्ट, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ओके। अब यहाँ से इन्होंने कंटिन्यू रखा है एडीएस, ओके। ये कहां तक गया आपका, ये आपका कंटिन्यू रहा, 2012 में भी था, ठीक है। उसके बाद फिर विंडोज 2016 में भी एडीएस रहा, देन विंडोज 2019 में भी एडीएस, एंड देन जो नया है आपका विंडोज 2022 में भी एडीएस। तो ये आपका 2008 से लेके अभी तक ये जो चल रहा था आपका एडीएस, ये आपका हर जगह चला है, ठीक है। अब इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे नाम को क्या किया इन लोगों ने, नाम को बोल दिया एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये आपका कंटिन्यू रखा है यहाँ से। समझ में आ रहा है, ज्यादा क्लियर है, ओके। हाँ जी, ठीक है, ये आपका सेम बात है, ठीक है। अब एक्चुअल में है क्या, अच्छा ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि भाई एडी अभी कहाँ पे स्टार्ट हुई, एडी स्टार्ट हुई सर्वर 2000 से, ठीक है, जिसका नाम था पहले एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, 3 तक वो सेम रहा, देन 8 से इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया, नाम के दे दिया एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ठीक है। अब पहली चीज आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो आपको पूछा जाता है, अगर आप जाते हो L1 या L2 लेवल में इंटरव्यूज के लिए, वो आपसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं L2 लेवल के लिए, व्हाट इज एडी, एडीएस क्या है, क्या कंसेप्ट क्या है इसका, अंडरस्टैंड दिस पहली चीज। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वी नीड एडीएस, ये दो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आप इसमें बंदे कंफ्यूज होते हैं कि भाई मतलब क्या, मतलब हमें क्यों चाहिए एडी और एडी क्या है, ये आपकी दो चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। तो अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज एडीएस की, तो एडीएस क्या आपका, एडीएस आपकी सर्विसेज है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि इट इज सर्विसेज। एक मिनट, वो आ गई है।
तो ये आपका है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सर्विसेज, ऐसे बोल सकते हो आप। इट इज अ सर्विसेज, इट इज यूज्ड टू, क्या लिख सकते हो, इट इज अ सर्विसेज, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटाबेस। ठीक है, ये आपको डेटाबेस प्रोवाइड करती है, पहली चीज ये ध्यान रखना। ठीक है, एडीएस की आपकी सर्विसेज है और ये क्या प्रोवाइड करती है आपको, ये प्रोवाइड करती है आपको डेटाबेस, इट प्रोवाइड्स यू डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस, डेटाबेस आइडेंटिटी, डेटाबेस एंड देन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है आपको ये, यूजर आइडेंटिटी कह सकते हो आप इसके अंदर। तो डेटाबेस के अंदर ये क्या स्टोर करती है, आइडेंटिटी। अब आपका जो एडी है वो आइडेंटिटी पे काम करती है। अब आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी से मतलब यहाँ पे क्या है, यूजर आइडेंटिटी। ठीक है, यूजर आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, आपका कंप्यूटर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया। ठीक है, ग्रुप्स हो गया, ठीक, एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, ये सब चीज। तो इट इज सर्विसेज, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटाबेस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब यूजर आइडेंटिटी, कंप्यूटर्स, ग्रुप्स एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, आपको जो एडी है, एडी क्या प्रोवाइड कर रही है, पहले से आपको डेटाबेस। तो जब आप एडी इंस्टॉल करते हो अपने सर्वर्स पे, तो वहां पे आपका एक ऑटोमेटिकली डेटाबेस इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, उस डेटाबेस का नाम क्या होता है, डेटाबेस का नाम होता है आपका ntds.dit, ये आपका डेटाबेस फाइल होती है। ठीक है, और ये किस किस फोल्डर में सेव होता है, फोल्डर का नाम क्या होता है आपका, ntds फोल्डर। ntds फोल्डर है और डेटाबेस का नाम क्या है, ये आपका डेटाबेस है, एडी डेटाबेस। ये आपका ntds फोल्डर है। आ समझ में, क्लियर है यहाँ तक? यस, हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आप ऐसा ही बोल सकते हो कि भाई आपका जो एलडीएस है वो आपके डोमेन के ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन करता है, ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड टू मेंटेन मेंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एडी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आज समझ में क्लियर है? ठीक है, तो ये इस तरीके से, ओके, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि भाई एडी आपका एक सर्विस है जो डेटाबेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये क्या मेंटेन करती है, आपके इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एडी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में सारी चीजें आती हैं आपके, यूजर अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स, ग्रुप्स। ठीक है, जो भी आपके आगे साइट्स वगैरह जो आप ओपन करते हो उनको सबको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है आपके पास, ओयू हो गया, ग्रुप्स हो गया, आपके यूजर अकाउंट्स हो गए, कंप्यूटर अकाउंट्स हो गए, तो इन सबको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एडी ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाई वी नीड एडीएस। अब एडीएस की हमें नीड क्यों है? ठीक है, नंबर 1 डोमेन नेटवर्क के लिए, डोमेन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हो सकते हैं, डोमेन एनवायरनमेंट। ठीक है, इट मींस यू कैन से दैट डोमेन नेटवर्क। तो हमारा ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका एडी की नीड क्या है, अगर मुझे डोमेन नेटवर्क में जाना है, ठीक है, तो मुझे किसकी नीड चाहिए, मुझे यहाँ पे एडी चाहिए, सिंपल एज दैट। अगर मुझे डोमेन नेटवर्क में जाना है, हम बात करेंगे डोमेन नेटवर्क क्या होता है इसके बाद। ठीक है, तो पहली चीज हमें डोमेन नेटवर्क की नीड है, तो हमें एडी की नीड है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया था, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें एडी चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी में हमें ग्रुप पॉलिसीज, ग्रुप पॉलिसीज, ठीक है, इसके लिए भी हमें एडी चाहिए। ओके, ग्रुप पॉलिसी भी आपकी एडी प्रोवाइड करती है फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपका सिक्योरिटी फीचर है, ग्रुप पॉलिसी क्या आपका सिक्योरिटी फीचर। ठीक है, नंबर 4 ठीक है ना, इसके बाद इसके आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए, इसके बाद और क्या प्रोवाइड करती है, डेटाबेस, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, डेटाबेस फाइन।
तो ये आपका मेजर पार्ट है जो आपको एडी प्रोवाइड करके दे रही है, ठीक है। तो डोमेन एनवायरनमेंट, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसीज जो आपका सिक्योरिटी फीचर हो गया, और डेटाबेस, ठीक है। ये आपके 4-5 चीजें होती हैं जो आपको एडी प्रोवाइड करके दे रही है, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो, अगर मैं बात करूं आगे कॉन्सेप्ट्स की, देखो इसमें एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं आपको अब एडी की बात करूं तो एडी एक स्ट्रक्चर में काम करती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, वी हैव अ एडीएस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में, ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, और फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। 2 होते हैं, लॉजिकल कंपोनेंट एंड फिजिकल कंपोनेंट्स, ओके। ये आपका एडी का स्ट्रक्चर है जो क्या आपके पार्ट्स में डिवाइड है, एडी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। पहला आपका, अगर मैं लॉजिकल कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें क्या क्या होगा, इससे पहले इसके अंदर होगा आपका, हम पढ़ेंगे पार्टीशंस। पार्टीशंस क्या होता है? पार्टीशंस पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसमें क्या करेगा आपके पास, स्कीमा, डोमेन, डोमेन ट्री, फॉरेस्ट, साइट्स, ओयू, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, सारे के सारे एक कंटेनर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर में। जो लॉजिकल स्ट्रक्चर वाला जो कंपोनेंट्स है वो आपके इसमें सारे वाले कंपोनेंट्स काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिकल की, फिजिकल हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, प्रोसेस कोड आ गया। यहाँ देखो फिजिकल का, ठीक है। नंबर 1 इसमें होता है डोमेन कंट्रोलर, इसको हम डीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नंबर 2 डेटा स्टोर, मतलब डेटाबेस की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद होता होगा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, जीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। और एक होता है आपके पास आरओडीसी, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब आपका जो एडी का स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 लॉजिकल कंपोनेंट्स, नंबर 2 फिजिकल कंपोनेंट्स। लॉजिकल में कौन कौन से कंपोनेंट्स है? पार्टीशन, स्कीमा, डोमेन, डोमेन ट्री, फॉरेस्ट, साइट, ओयू, कंटेनर्स। फिजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? डोमेन कंट्रोलर, डेटा स्टोर, ग्लोबल कैटलॉग और आरओडीसी, ठीक है जी। समझ में आ गया? यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ जी। ओके, नाउ मैं एक बार नेक्स्ट वाले उसमें आता हूँ। अभी अब ये स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज और देखनी है। आई विल शोइंग यू। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर बनने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वर्क ग्रुप वर्सेस डोमेन। पहले चीज ये कि भाई आपको वर्क ग्रुप और डोमेन में डिफरेंस क्या क्या होता है, मतलब हमें क्यों डोमेन चाहिए या हमें क्यों एडी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया व्हाई वी नीड एडी, तो आपको पता है एडी हमें क्यों चाहिए, हमें डोमेन नेटवर्क चाहिए। तो हमें डोमेन नेटवर्क क्यों चाहिए, हम काम तो वर्क ग्रुप में भी कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है। ये मान लो मेरे पास एक सर्वर है, नीचे मैंने एक स्विच लगा दिया L2 का, एंड देन इसके बाद नीचे मेरे पास क्लाइंट है, मान लो इस तरीके से कुछ, ठीक है। और ये मान लो ये मेरा एक हो गया सर्वर 2019 मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ये मान लो मेरा हो गया स्विच, और यहाँ पे आपके नीचे हो गए क्लाइंट्स,
क्लाइंट 1 करके ऐसे कुछ हमारे पास 2-3 क्लाइंट्स हैं, मतलब मान लो क्या 15-20 क्लाइंट्स यहाँ पे हम काम कर रहे हैं क्लाइंट पे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, क्लाइंट 3 इस तरीके से। और देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ, आपस में किनको हमने कनेक्ट किया हुआ, हमने सिंपल बेसिक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं, हम लैन में काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसका एक कॉपी एक और ले लेता हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपका वर्क ग्रुप नेटवर्क है, यहाँ पे हम एज ए वर्क ग्रुप काम कर रहे हैं, ये आपका वर्क ग्रुप नेटवर्क है, ठीक है। वर्क ग्रुप नेटवर्क मतलब आपका जो सर्वर भी है और जो क्लाइंट है सारे वर्क ग्रुप में काम कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था, आपका जो क्लाइंट है, सर्वर है, कोई भी है, ठीक है, वो किस में काम करता है, बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप में काम करता है, मैंने आपको बताया था, राइट, ठीक है। तो अब मान लो बाकी सारे अभी हम लोगों ने यहाँ पे एडी को इंस्टॉल नहीं किया, हम सिंपल वर्क ग्रुप नेटवर्क में बना के हम लोगों ने अपने एक वर्क ग्रुप नेटवर्क बना दिया। बाय डिफॉल्ट आपके वर्क ग्रुप में सारे काम कर रहे हैं। अब इसमें पंगा क्या होता है, मतलब क्या इश्यूज होते हैं भाई, काम तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट की, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, इस फाइल को मान लो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे अपने सर्वर पे कोई फाइल क्रिएट की, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, ये शेयर्ड फाइल, ठीक है। मैं यहाँ से बैठ के इनको एक्सेस कर लिया क्लाइंट से, या क्लाइंट पे मैंने कोई फाइल शेयर की, इसको मैंने सर्वर से एक्सेस कर लिया, वो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। मान लो मेरा आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 इसका है, 10.0.0.2 इसका है, 10.0.0.3 इसका है आईपी एड्रेस, और यहाँ पे आपका 10.0.0.4, ठीक है। अब मान के चलो हुआ क्या, कंसेप्ट क्या है, आपको पता है, आप जब किसी भी कंपनी में आप जब ज्वाइन करते हो तो आपका यूजर अकाउंट क्रिएट होता है, राइट, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलता है, ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, राइट, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, इसको कंपनी में कर लेते हैं, मान लो ये मेरी कंपनी का नाम, यहाँ पे मेरा कंपनी का नाम है abc.com के नाम से, ठीक है। ये मेरा डोमेन नहीं है, ये मेरी कंपनी का नाम है, मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड ले देते हैं, डोमेन मतलब हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये हमारी कंपनी है कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ये कंपनी है हमारे पास, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे वर्क ग्रुप में काम कर रहा हूँ, मेरा सर्वर वर्क ग्रुप में काम कर रहा है। अब हुआ क्या, मान लो मेरे 10 यूजर्स, मैंने 10 एम्प्लॉयज को हायर किया, तो मैंने यहाँ पे क्या, उनके अकाउंट्स क्रिएट किए अपने सर्वर पे। तो मान लो मैंने यहाँ पे किया IMP01 करके, मैंने ऐसे 10 एम्प्लॉयज क्रिएट कर लिए, अकाउंट्स क्रिएट कर लिए, तो मेरे यूजर अकाउंट्स हैं, ठीक है, से लेके मैंने कहां तक कर लिया ये, टू EMP10 तक, ठीक है। ये मेरे क्या है, यूजर अकाउंट्स, ठीक है जी। मैंने 10 यूजर अकाउंट्स क्रिएट किया, हर यूजर को मैंने एक यूजर नेम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने मान लो मैंने यूजर 1 को मैंने एम्प्लॉय 1 दे दिया, EMP-01, यूजर 2 को मैंने EMP-02 दे दिया। इस तरीके से मैंने सबको यूजर अकाउंट्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड बांट दिए, ठीक है। अब मेरे अकाउंट कहाँ क्रिएट हुए हैं, कहाँ पे क्रिएट किया मैंने अकाउंट्स, यूजर अकाउंट मैंने क्रिएट किया, कहाँ पे किए क्रिएट से मैंने, हाँ, मैंने यहाँ पे जो यूजर अकाउंट क्रिएट किया मैंने सर्वर पे क्रिएट किया, ठीक है। और मेरा सर्वर कहाँ पे काम कर रहा है, वर्क ग्रुप में, ध्यान समझना चीजों को, ठीक है। अब मान लो मेरा एक यूजर आता है एम्प्लॉय 1, जिसको मैंने एम्प्लॉय 1 का यूजर नेम दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या करता है, वो यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता है क्लाइंट पे, वो आता है क्लाइंट पे, ठीक है। वो आया मंडे को, मान लो काम करना शुरू किया उसने, उसने क्या किया, उसने ट्राई किया एम्प्लॉय, इसने डाला यूजर नेम में एम्प्लॉय-01 और पासवर्ड डाल दिया, मान लो मैंने दिया abc@123 करके मैंने पासवर्ड दे दिया, या मैंने इसको दिया मान के चलो EMP@123 का पासवर्ड डाला, ठीक है। जैसे ही उसने इसको क्लाइंट में डाला पासवर्ड, उसने क्या किया, अपना यूजर अकाउंट ट्राई किया क्लाइंट 1 से लॉगिन करने के लिए, तो अब यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा वो, नहीं सर, हाँ जी। और विवेक कर पाएगा, नहीं सर, क्यों, रीजन बताओ इसके पीछे, ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकता है। सर अगर आपने लोकल अकाउंट क्रिएट किया वर्क ग्रुप में तो फिर कर पाएंगे। हाँ, तो लोकल अकाउंट क्रिएट किया मैंने सर्वर पे लोकल अकाउंट क्रिएट किया ना, वर्क ग्रुप में काम कर रहा हूँ, देखो मेरा सर्वर वर्क ग्रुप पे ही है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सर्वर पे अकाउंट क्रिएट किया
10 अकाउंट क्रिएट कर दिए यूजर के, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये जो यूजर्स हैं वो मेरे क्लाइंट से लॉगिन करके मेरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकें, जैसे हम करते हैं कंपनीज में, तो हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। सर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमन में इसके लिए अलग से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा लोगे, फिर ये सीमन में देखो मेरे अकॉर्डिंगली भी ये नहीं होगा। ऐसा क्यों? अब देखो रीजन क्या है इसके पीछे। हम क्या है वर्क ग्रुप में काम कर रहे हैं, और वर्क ग्रुप में क्या होते हैं, वर्क ग्रुप में कौन से अकाउंट्स काम करते हैं, उनको बोलते हैं लोकल अकाउंट्स, ठीक है। और लोकल अकाउंट्स का क्या कंसेप्ट है, अगर आपने वर्क ग्रुप में कोई भी अकाउंट क्रिएट किया है और मान लो मैंने यूजर को कहां पे क्रिएट किया है, सर्वर पे, तो भी लोकल अकाउंट है। तो अगर लोकल अकाउंट है तो क्या होगा, जहां जिस पर्टिकुलर डिवाइस से मैंने अकाउंट क्रिएट किया है वो उसी डिवाइस पे लॉगिन कर पाएगा ना। आ समझ में? ठीक है, क्लियर है। अब मान लो मैंने एम्प्लॉय के अकाउंट कहां पे क्रिएट किए, 10 के 10 सर्वर पे क्रिएट किए, लेकिन वो वर्क ग्रुप पे काम कर रहा है, डोमेन पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। एंड देन अब क्या हुआ, जब वो लॉगिन करने जाएगा क्लाइंट 1 पे, तो क्लाइंट 1 चेक करेगा अपने डेटाबेस में और उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये अकाउंट कहां पे क्रिएट हुआ है, आपके सर्वर पे क्रिएट हुआ है, और ये लोकल अकाउंट है, ठीक है, एज इट इज। अब देखो उस पे क्या होता है डोमेन पे। अब ये मान लो मेरा डोमेन नेटवर्क है, ये आपका डोमेन नेटवर्क है मान लो, हम डोमेन नेटवर्क में आ गए, ठीक है। अब यहाँ मान लो मैंने डोमेन जो बनाया मैंने वो बना दिया abc.com, कंपनी का नाम वही सेम है, ठीक है, कंपनी वही सेम है, ओके, कंपनी यही है आपकी, ये देखो ये आपकी कंपनी है, ये कंपनी वही है सेम, ओके, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डोमेन बना दिया। अब डोमेन मैंने बनाने के लिए क्या किया, पहली चीज यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो चीजें इंस्टॉल करी, क्या क्या, एडीकी सर्विसेज एंड डीएनएस। सिर्फ इंस्टॉल नहीं किया, कॉन्फ़िगर भी किया उसको मैंने। जब मैंने ये सब कुछ कर लिया यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, तो क्या बन गया मेरा, ये डोमेन बन गया। डोमेन का नाम मैंने क्या दे दिया, abc.com। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सेम काम किया, मैंने यहाँ पे यूजर अकाउंट्स क्रिएट किए, यही सेम, ठीक है। यहाँ मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर अकाउंट्स यही सेम क्रिएट किए, ठीक है, मैंने यही सेम अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किए, यूजर अकाउंट्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपके, अब ये कौन से अकाउंट्स बनेंगे आपके, ठीक है, ये बनेंगे आपके डोमेन अकाउंट्स। अब यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया, हमने डोमेन नेटवर्क में क्रिएट किया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन यूजर अकाउंट्स, ठीक है। और वो क्या थे आपके, लोकल यूजर अकाउंट्स उधर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिए। अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक देखो आपका जो सर्वर है वो सिर्फ डोमेन पे है, आपके क्लाइंट स्टिल अभी वर्क ग्रुप में ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपने क्लाइंट्स को ऐड करूंगा वर्क ग्रुप में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने क्लाइंट्स को ऐड कर दिया डोमेन में, ठीक है। और जब मैंने अपने क्लाइंट्स को ऐड किया, इन क्लाइंट्स का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपके सर्वर पे, ठीक है। देखो चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे डोमेन में इनको ऐड किया तो क्या हो गया, आपके क्लाइंट्स जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट कौन कौन से हैं, 3 क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट 1, ठीक है, क्लाइंट 1, इसके बाद क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3, ठीक है। इन तीनों का क्या हो गया, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। कंप्यूटर अकाउंट्स कहाँ पे, सर्वर पे। जैसे ये क्रिएट होंगे, अब क्या कर सकते हैं, अब जब आपका एम्प्लॉय 1, मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय 1 आया, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, उसने अपना यूजरनेम डाला, पासवर्ड डाला, emp@123 एग्जाम्पल ले लो। और जब ये लॉगिन करेगा यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे लॉगिन करेगा, ये एम्प्लॉय क्या करेगा, क्लाइंट 1 पे लॉगिन करेगा, इसकी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी आपके पास, ऑटोमेटिकली सर्वर के पास। सर्वर ये वेरीफाई करेगा कि भाई आपका जो कंप्यूटर है, जो मेरा क्लाइंट है, उसका अकाउंट आपके डोमेन में ऐड है कि नहीं है, मतलब डोमेन से ऐड है कि नहीं है। अगर मान लो उसका अकाउंट होगा तो आपका सर्वर इसको परमिशन दे देगा, यहाँ से लॉगिन कर लेगा, ठीक है। तो जो आपके डोमेन यूजर अकाउंट्स होते हैं वो आपके नेटवर्क में कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है।
आ समझ में? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो क्लाइंट्स हैं उनके अकाउंट्स आपके डोमेन में सॉरी सर्वर पे ऑलरेडी क्रिएट हो जाते हैं जब मैं अपने क्लाइंट्स को ऐड करता हूँ डोमेन में, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे डोमेन हमें चाहिए। हमें वर्क ग्रुप क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वर्क ग्रुप में क्या करेगा, मान लो कल को आपका अगर आप वर्क ग्रुप नेटवर्क यहाँ पे चला रहे हो, ठीक है, अब मान लो मुझे यहाँ पे क्लाइंट 1 को लॉगिन करवाना है, राइट? अब क्लाइंट 1 यहाँ पे लॉगिन करेगा तो कैसे करेगा? मुझे इसका अकाउंट यहाँ पे खोलना पड़ेगा, क्लाइंट 1 पे क्रिएट करना पड़ेगा यूजर अकाउंट, ठीक है? अब मैं जब यूजर अकाउंट क्रिएट करूंगा, मान लो कल को आपका जो एम्प्लॉय 1 है वो यूजर 2 क्लाइंट 2 में जाके बैठता है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके बाद मुझे क्लाइंट 2 में भी इसका अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लो परसों आपका जो एम्प्लॉय 1 है वो कहाँ बैठता है? क्लाइंट 3 में बैठता है, तो अगेन मुझे वहां भी इसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, मान लो कल को जो उसने क्लाइंट 1 जो था वो आपका क्या हो गया? करप्ट हो गया, तो जो उसने क्लाइंट 1 में काम किया था वो आपका क्लाइंट 1 पे ही पड़ा होगा, वो क्लाइंट 2 और 3 से सिंक्रोनाइज नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा, मुझे बैकअप रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां जहां आपका यूजर लॉगिन करेगा वहां वहां आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? एंड देन वहां पे आपको बैकअप लेना पड़ेगा। बट आपका इसमें ऐसा नहीं है डोमेन में। मान लो आज आपके एम्प्लॉय 1 ने क्लाइंट 1 पे काम किया, कल उसने क्या किया? क्लाइंट 2 पे काम किया, तो जो क्लाइंट 1 में उसने काम किया था वो ऑटोमेटिकली सिंक होगा क्लाइंट 2 के साथ, उसकी क्लाइंट 2 की जो प्रोफाइल बनेगी वहां पे सिंक हो जाएगा। अब मान लो परसों उसने क्लाइंट 3 पे काम किया, तो वही आपका जो प्रोफाइल बनेगा आपका वो यहाँ से आपका सिंक होके सारा का सारा डेटा 3 पे आ जाएगा। तो मुझे जो बैकअप लेना पड़ेगा वो सिर्फ एक ही जगह से लेना पड़ेगा। अगर मैंने एक बार बैकअप ले लिया अपने एम्प्लॉय 1 की प्रोफाइल का, तो मुझे बार बार उसका हर जगह जाके बैकअप लेने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है? ये डिफरेंस है वर्क ग्रुप और डोमेन नेटवर्क में। दैट्स व्हाई वी नीड डोमेन नेटवर्क, क्योंकि आपका आप एक्चुअल में जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करते हो वो डोमेन नेटवर्क पे करते हो, ठीक है? अब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो गया ना, मैं सारे काम अपने सर्वर पे कर रहा हूँ, बट वो काम आपका क्लाइंट पे भी एक्सेस हो पा रहा है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। तो इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसीलिए मैंने आपको जो बताया था, हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए? हम लोग को यहाँ पे डोमेन नेटवर्क चाहिए, ठीक है? इसलिए हमको यहाँ पे एडी चाहिए ताकि हम अपना डोमेन नेटवर्क अलग से क्रिएट कर पाए, सिंपल इज दैट। इसलिए हमारी एडी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपको जो एडी दे रही है आपको डोमेन नेटवर्क, यहाँ पे क्यों दे रही है आपको समझ में आता है इस टाइम पे। अगर मान के चलो हम वर्क ग्रुप में काम कर रहे होते तो वर्क ग्रुप में कितनी परेशानी मिलती है हम लोगों को काम होने में, कितना प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग वर्क ग्रुप को ना लेके डोमेन में काम करते हैं। तो इसलिए हमें डोमेन में क्या चाहिए? 2 सर्विसेज चाहिए, एडी और डीएनएस की। इसको सिर्फ इंस्टॉल नहीं करना, इसको कॉन्फ़िगर भी करना होता है, ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने मान लो एडी इंस्टॉल कर दी तो वो डोमेन बन गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जब आप सर्वर पे एडी इंस्टॉल करते हो आपको उसको कॉन्फ़िगर भी करना होगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ समझ में? हाँ जी। ठीक है, चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो एक चीज और जो आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे भी, हम यहीं पे लिख लेते हैं एक बार। आपकी एडी की रिक्वायरमेंट होती है कुछ, ठीक है? अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? नंबर 1, अगर मैं एडी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अपने सर्वर में, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हमें 250 MB फ्री स्पेस चाहिए। क्या फिर मुझसे नहीं है? फ्लोटिंग हो रही है, या क्लास लेके एक काम कर दो, हाँ, एक तो नारियल पानी ला दो और उससे दवाई बनवा दो। अभी क्या हुआ? तो 3 बार हो गया, अभी पूरा दिन पड़ा है मेरे बस में। तो वैसे ही आ रही है वो बत्ती बल्दी? वही आ रही है, पतली आ रही है। चाय और 3 बिस्किट ही तो खाए हैं, वो भी नहीं करना। ठीक है, तो हमें 250 MB फ्री स्पेस चाहिए, ठीक है? इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए? अगर मैं इसको अगर मैं डिवाइड करूं इन स्पेसेस को, तो हमें 200 MB चाहिए फॉर एडी सर्विसेज को रन करने के लिए, ठीक है? और 50 MB हमें चाहिए फॉर लॉग फाइल्स, ठीक है? ये आपका डिवीजन है, ओके? तो मतलब जहाँ पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, वहां पे आपको इतना स्पेस चाहिए। नंबर सेकंड, आपको और क्या चाहिए?
आपको .NET फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है, ये आपका इंस्टॉल होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल होता है, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, तो ये नीड है। नंबर थर्ड, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। और आपका जो आईपी एड्रेस होना चाहिए वो स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होना चाहिए, आप डायनामिकली कभी नहीं करते सर्वर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, ठीक है। नंबर फोर्थ, हमें क्या चाहिए, आपका जो लैन कार्ड है, जो नेटवर्क कार्ड है आपका, वो अप होना चाहिए, अप एंड कनेक्टेड, ठीक है। तो ये अभी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं एडी की जो आपको बतानी चाहिए, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो समझ आ गया यहाँ तक, तो क्लियर है, ओके, हाँ जी ओके। ठीक है। तो मैं एक बार अपना सर्वर ऑन कर लेता हूँ, पावर ऑन करते हैं इसका। ज्यादा पावर हो रही है, पेट में ब्लोटिंग होती है, फ्लोटिंग हो रही है बस, तभी वो जो मैं हाथ लगा के नहीं चेक कर रही, हाँ, मोशन हो या ठीक है कुछ वो दर्द दर्द तो नहीं हो रही है ना कुछ? दर्द हो रहा है, हैवी हैवी सब मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कुछ स्क्वीज हो रहा है पेट में, वो मरोड़ ब्लोटिंग ही हो रही है। अभी क्लास ले लो, इसके बाद क्या कहते हैं, एक तो नाक में पानी मिला देना, उसको लूज मोशन की ब्लोटिंग की ये दवाइयाँ, ठीक, दवाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। ठीक है। तो ये लॉगिन कर रहा हूँ मैं अपने सर्वर पे, ठीक है। ओके, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो आपका अभी फिलहाल एक बार उसको ऑन कर लेते हैं हम। देखो अभी आप देखो ध्यान से, इसमें क्या है, अगर इसमें आपके यहाँ पे जाता हूँ एडमिन टूल्स में, तो भी आपका सिंपल ए सर्वर है आपका ये, ठीक है। अगर आप मान के चलो, अगर आप इसको ओपन करते हो फाइल एक्सप्लोरर पर जीएसपीसी की प्रॉपर्टीज में जाके एक बार, और देखो आपको ये दिखाएगा अभी वर्क ग्रुप में है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी वर्क ग्रुप में काम कर रहा है। अब हमें ये करना, हमें इसमें एडी इंस्टॉल करना है और चेक करना है कि हमें चेंजेस क्या क्या आते हैं हमारे सर्वर पे जब हम एडी इंस्टॉल कर लेंगे तब, ठीक है। एडी इंस्टॉल करते हैं, रिक्वायरमेंट देखो हमारी फुलफिल ही है, पहले चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं सी ड्राइव में जाऊँ तो हमारे पास 28.8 GB फ्री है, हमें राइट भी चाहिए सिर्फ, इट्स ओके, ये आपकी रिक्वायरमेंट फुल है, ठीक है। देखो मेरा लैंड कार्ड आपका अप है, यहाँ पे देखो साइड में आपको दिखा रहा है मेरा लैंड कार्ड अप है, इंटरनेट नहीं चला लेकिन अप है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ रन पे, ओपन करता हूँ ncpa.cpl, ये कमांड है टू ओपन लैंड कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टीज में आकर चेक करोगे एक बार, तो यहाँ पे देखो हमने आईपी एड्रेस डाला हुआ है, आईपी एड्रेस हमने क्या डाला हुआ है 150.1.1.1, ठीक है। अब मुझे डोमेन के लिए डीएनएस भी चाहिए होता है, तो मैं सेम आईपी एड्रेस डीएनएस में डाल दूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला डीएनएस सर्वर बनेगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस सेम 150.1.1.1, ठीक है। रन करते हैं इसको, ओके, ठीक है जी, ओके। तो आपका यहाँ पे हमने, अगर मैं इसके स्टेटस आगे चेक करूँ तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिखा रहा है आपका आईपी एड्रेस और डीएनएस दोनों का जो एड्रेस है वो सेम है, ठीक है, दोनों का आईपी सेम है। नाउ यहाँ तक क्लियर है, इसको क्लोज करते हैं। नाउ करना हम लोगों ने, अब इसको बंद करते हैं। नाउ वी नीड टू ओपन मैनेजर, अब मैंने मैनेजर ओपन कर लिया, यहाँ पे देखो ये आपका मैनेजर है, सर्वर मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड रोल्स में जाएंगे तो देखो ये रहा ऐड रोल्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो हमारी एडी की सर्विसेज है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। हम चूज करेंगे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, क्योंकि हमें रोल इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे सिंपल नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखो आपको दिखा रहा है आपका सर्वर का नाम और आईपी एड्रेस,
वो सब चीजें दिखा रहा है, ठीक है डन। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपकी सेकंड सर्विसेज, ये आपकी सर्विसेज है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ठीक है, इसको चेक कर देंगे। देखो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो ये एक्टिव डायरेक्टरी सेकंड डोमेन सर्विसेज जो आपकी सेकंड सर्विस है, इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद क्या बोल रहा है कि आपके जो फीचर्स है वो भी इंस्टॉल होंगे साथ में, आरसेट टूल्स वगैरह इंस्टॉल होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आरसेट टूल्स क्या होते हैं आगे, तो वो भी इंस्टॉल होंगे, मतलब एडी के टूल्स वगैरह भी इंस्टॉल होंगे साथ में। मैंने कहा ठीक है जी, ऐड फीचर्स कर देंगे हम इसको यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे देखो आपका .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, फीचर्स में आपको दिखा रहा है .NET फ्रेमवर्क 4.7 काम करता है 2019 सर्वर पे, ठीक है, तो हम 19 पे काम कर रहे हैं इस टाइम पे अभी। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ये आपको एडी के बारे में बता रहे हैं, क्या करती है एडी, यू नो दैट नाउ, ठीक है। कंफर्म करेंगे, ये आपका ऑटोमेटिक रीस्टार्ट के लिए बोल रहा है। अगर आप चाहते हो कि भी आपका सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो इफ नीडेड, तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, चेक कर दिया सिंपल, इसको बोल दिया कि ठीक है भाई, ये बता रहा था, इफ रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड दिस सर्वर रीस्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, बोलेंगे यस, ठीक है डन, ठीक है, इसको कर देंगे इंस्टॉल। तो देखो ये आपका एडी की सर्विसेज इंस्टॉल हो रही है। अभी देखो, अब इंस्टॉल नहीं हुई है, तो देखो आपके विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में सिर्फ बाय डिफॉल्ट टूल्स आ रहे हैं जो आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है। अब जब जैसे आपकी एडी की सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएगी, इसमें क्या होगा, इसमें आपके 6 कंपोनेंट्स जो एडी को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। 6 टूल्स इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड आपकी, बट इंस्टॉलेशन आपकी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है जी क्लोज, नो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी अभी, ठीक है। मैं आपके मैनेजर को भी क्लोज करता हूँ, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखो, अब मैं आता हूँ स्टार्ट पे, और यहाँ पे देखो आपका आ रहा है विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपके 6 कंपोनेंट इंस्टॉल हो गए ऑटोमेटिकली। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, मॉड्यूल फॉर पावरशेल, साइट एंड सर्विसेज, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। और अभी ये आपका डोमेन नहीं बना है, सिर्फ कंपोनेंट इंस्टॉल किया, हमने सिर्फ एडी इंस्टॉल किया। देखो आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फाइल से वो ओपन करूँ, तो देखो फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे दिस पीसी प्रॉपर्टीज पे जाऊं, तो देखो अब इसके लिए वर्क ग्रुप पे ही काम कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, मैंने अभी एडी को कॉन्फ़िगर नहीं किया, मैंने जस्ट एडी को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने वक्त क्या हुआ, आपके 6 कंपोनेंट्स जिसके थ्रू हम एडी को मैनेज करते हैं, ठीक है, वो आपके इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, देखो इंस्टॉल्ड, ये देखो ये, और स्टिल आपका जो अभी एडी है सर्वर है वो ग्रुप में काम कर रहा है, बट स्टिल आपकी कंपोनेंट इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये कंपोनेंट्स काम नहीं करेंगे, अगर मैं ओपन करूं यूजर कंप्यूटर्स को, ये देखो ये काम नहीं करेगा, देखो मना कर रहा है, ठीक है। ओके करोगे इसको तो ये मना कर देगा, देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, क्रॉस दिखा दी इसको, क्योंकि हमने अभी एडी को कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, अभी डोमेन पे नहीं आया है, ठीक है। तो कंपोनेंट इंस्टॉल हो गए हैं सिर्फ, तो एडी जब इंस्टॉल करते हो सर्विसेज, तो क्या क्या चेंज होते हैं उसमें, 6 कंपोनेंट इंस्टॉल हो जाते हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अभी ये डोमेन में नहीं, वर्क ग्रुप में काम कर रहा है। समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है एडी का, जो हम लोगों ने, मैंने आपको आज बताया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार जो मैंने आपको बताया ये सब चीजें एक बार दोबारा देख लेना, एक बार वीडियो को दोबारा रिकॉर्डिंग को देख लेना, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, कि एडी होती क्या है। अभी हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर की बात नहीं करी है, अभी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताया होता क्या है, मैंने इसको डीपली नहीं बताया कुछ आपको, तो हम आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। और मैंने आपको बताया कि एडी क्या होती है, कैसे काम करती है, कब स्टार्ट हुई थी, क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वर्क ग्रुप और डोमेन में क्या डिफरेंस होता है, और एडी को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो आप लोगों ने देख लिया अभी तक। और जब एडी इंस्टॉल होती है तो क्या चेंजेस आते हैं आपके सर्वर में, वो आप देख चुके हो अभी तक, ठीक है।